हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? यहाँ पर मुगल काल में पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो संगमरमर पर पित्यादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सबसे पहले शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। अगर हम बात करें पित्रादुरा शैली की, तो पित्रादुरा शैली की सर्वप्रथम शुरुआत एतमाउद्दौला के मकबरा में हुई थी। इसके बाद शाहजहां ने इसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में भी प्रयोग किया था। तो संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन जड़ाई का काम शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जजिया फिर से लगाने वाले मुस्लिम शासक का नाम क्या था? जब हम भारतीय इतिहास में जजिया कर की बात करते हैं, तो जजिया कर गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। इसकी शुरुआत 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में सिंध प्रांत के देवल नामक स्थान से इस कर की शुरुआत की गई थी। इसके बाद में अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था, जिसके पश्चात बाद में औरंगजेब के द्वारा इस कर को पुनः प्रारंभ किया गया था। तो जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? औरंगजेब था। ठीक है, अगर हम जजिया कर की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में देवल प्रांत से इसको वसूलने की शुरुआत की थी। इसके बाद फिरोज तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई, उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल। अगर हम अकबर के शासनकाल की बात करें तो 1556 ईस्वी से लेकर के और 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। तो यहीं पर वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो मुगल सम्राट के शासनकाल, अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस दरबारी को दिया जाता है? अकबर की भू राजस्व प्रणाली के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो अकबर की भू राजस्व प्रणाली का श्रेय जो दिया जाता है वो राजा टोडरमल को दिया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। टोडरमल अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। इन्होंने शेरशाह सूरी के दरबार में भी सेवा दी थी। भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत टोडरमल के द्वारा की गई थी और इस प्रणाली को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो राजा टोडरमल जो कि अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे, भू राजस्व प्रणाली में इन्होंने अपना योगदान दिया था। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? पहला है पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी। बिल्कुल सही है। 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी का सामना हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर ने अपने दो प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा के प्रयासों से दिल्ली पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। बिल्कुल सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही ढंग से कौन सा नहीं बताया गया, ऑप्शन बी, पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा। पानीपत की दूसरी लड़ाई की अगर हम बात करें
तो 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच ना होकर के अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 18 और 19 अप्रैल को बाबर पानीपत के मैदान में पहुंचा। 2 दिन डेरा डालने के बाद 20 अप्रैल की मध्य रात्रि को इसने इब्राहिम लोदी के शिविर पर धावा बोला और अपने प्रसिद्ध तोपचियों की सहायता से 21 अप्रैल 1526 में इसने पानीपत की पहली लड़ाई जीत ली। ठीक है, जिसके बाद बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। अकबर इस समय मात्र 14 वर्ष का था और अकबर का जो सहयोगी था वो बैरम खां था। ठीक है, अकबर का सहयोगी कौन था? हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। वही अगर हम पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें, पहला युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू, और तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो था 14 जनवरी 1761 जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य आक्रमण हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें मराठाओं की पराजय हुई थी, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है? शेर शाह सूरी जिसने हुमायूं को पराजित करके द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह सूरी का जो वास्तविक नाम या बचपन का नाम था वो फरीद था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फरीद। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। इसने जौनपुर से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके इसने शेर खां की उपाधि धारण की थी। शेर खां की उपाधि धारण की और इसके बाद में शेरशाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा। शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने सिक्के भी जारी करवाए या सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, जिसके बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया शेरशाह सूरी ने। इसके बाद में 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम के युद्ध में इसने विजय प्राप्त की, हुमायूं को पराजित किया। इसके बाद में 1545 ईस्वी में कालिंजर के एक युद्ध के दौरान तोप गोला फटने से यह घायल हुआ और 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो गई और इसको सासाराम बिहार में दफनाया गया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया हुमायूं को। इसके बाद में शेर खां शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। 17 मई 1540 को बिलग्राम के युद्ध में पराजित करने के बाद दिल्ली के तख्त पर बैठा, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। कालिंजर के एक युद्ध में 1545 में तोप गोला फटने से घायल हुआ और 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी हुमायूं की, और इसके बारे में इतिहासकारों ने कहा कि जिंदगी भर लुढ़कने वाला बादशाह अंत में सीढ़ियों से लुढ़क कर मर गया। इसके बारे में ये कथन भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु हुई थी? हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी
वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र था और ये नासिरुद्दीन हुमायूं के नाम से 1530 में गद्दी पर बैठा था। 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं जो था वो बदख्शां का सूबेदार था। 1539 में चौसा का युद्ध हारने के बाद अपने साम्राज्य को इसने खो दिया, पराजित हुआ। इसके बाद में शेरशाह सूरी ने शेरशाह की पदवी ग्रहण करके बिलग्राम के युद्ध में, जिसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1540 में पराजित किया, जिसके बाद दिल्ली पर अधिकार हो गया शेरशाह सूरी का और ये सिंध होते हुए ईरान चला गया, जहां 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त की पुनः से। 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीन ए पनाह भवन, जिस नगर की स्थापना स्वयं हुमायूं ने की थी, दीन ए पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा बैरम खां के संरक्षण में। तो दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर इसकी मृत्यु हुई हुमायूं की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली का तख्त प्राप्त किया बाबर ने। अगर हम बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध, तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के मौसेरे भाई आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके उज़्बेकों की तुगलमा पद्धति से पहली बार तोपों का भी प्रयोग इस युद्ध में किया और तोपों के प्रयोग से अली मुस्तफ़ा उस्ताद अली या उस्ताद अली और मुस्तफ़ा प्रसिद्ध दो तोपचियों की सहायता से इसने पानीपत का प्रथम युद्ध हासिल किया और इसके बाद दिल्ली का तख्त प्राप्त किया। तो किस वर्ष 1526 में, यानी 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? आगरा के किले का निर्माण 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी से लेकर के 73 तक में जो है 1565 से 73 ईस्वी तक अकबर के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, इसका निर्माण कार्य अकबर के जो प्रधान कारीगर था, जिसका नाम था कासिम खां, कासिम खां की देखरेख में 1565 से 73 तक इसका निर्माण हुआ था और इसके निर्माण में लाल बलुए रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया था, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसी वजह से इसको आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। 1983 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया। ठीक है, विश्व धरोहर घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा 1983 में। तो 1565 से 73 के बीच में कासिम खां के नेतृत्व में देखरेख में अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया। लाल बलुए पत्थर से बने होने के कारण इसको आगरा का लाल किला भी कहा जाता है और इसको 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की भूमिका क्या थी? तो मुगल शासन के दरमियान कोतवाल जो होता था वो सूबे यानी कि राजधानी के भीतर बड़े बड़े कानून और व्यवस्था की देखरेख करने के लिए होता था, या इसको हम नगर के प्रधान के रूप में भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना कोतवाल का काम होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित
किन प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो अभी हमने चर्चा किया था, बिहार राज्य के सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सासाराम शहर शेर शाह सूरी का मकबरा। यह एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और यह मकबरा हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। 1545 में कालिंजर के एक युद्ध के दरमियान तोप गोला फटने से घायल होने के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 में, जिसको सासाराम बिहार में दफनाया गया। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बाबर ने अपनी जो तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी उसका नाम है बाबरनामा। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों की चगताई शाखा से था। इनका संबंध मंगोल नेता चंगेज खां से था। इसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, जिसको तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है, लेकिन मुग़लों की दरबारी भाषा की अगर हम बात करें तो फारसी मुग़लों की भाषा हुआ करती थी, यानी मुग़लों की आधिकारिक भाषा फारसी हुआ करती थी। इसके बावजूद बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है। इस पुस्तक में बाबर ने विजय और मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया है। मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख बाबरनामा में देखने को मिलता है। ये आत्मकथा है बाबर की, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, बाबरनामा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जब हम बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल की, या हम मुग़ल वंश की अगर शासनकाल की बात करें, तो बाबर का जो शासनकाल था 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक था। हुमायूं का शासनकाल दो भागों में बटा हुआ था, 1530 से लेकर के 1540, और इसके बाद में 1555 से लेकर के 1556। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का शासनकाल था। अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा जहांगीर, और जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था। वहीं 1627 से लेकर के 1658 तक शाहजहां का शासनकाल था। 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। इसके बाद में इनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक अंतिम जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर थे, या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी माना जाता है। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को बिम्बर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसको लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, भीमबर नामक स्थान पर, भीमबर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हुई थी 1627 में। 28 अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक। अगला प्रश्न देखें, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो 1857 के विद्रोह के समय जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया था, और फिर हडसन के द्वारा इनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, जहां पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनको 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जब हम बात करते हैं औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में, तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी मुगल शासकों में नाम मात्र के शासक थे, जिनमें निम्नलिखित ये जो शासक हैं इनके नाम आते हैं। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्रों में जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान और जहान शाह उत्तराधिकारी हुए, और इनके उत्तराधिकारी के युद्ध में
जहांदार शाह विजयी हुआ। जुल्फ़िकार खां के सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा और 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी तक जुल्फ़िकार के खां के सहयोग से ये गद्दी पर बैठा था। 51 वर्ष की अवस्था में ये राज सिंहासन पर बैठा। इसका जो प्रधानमंत्री था वो जुल्फ़िकार खां था। सारी शक्तियाँ या शासनकाल की जो भी बागडोर थी वो जुल्फ़िकार खां के हाथों में थी। और जहांदार शाह स्वयं एक लाल कुंवर नामक या लाल कुंवारी नामक वेश्या के प्रभाव में था, जिसके हस्तक्षेप करने से इसने जुल्फ़िकार खां के हाथों में सत्ता सौंप रखी थी और इसी वजह से इसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख कहते हैं। अजीउस शान के पुत्र फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो लंपट मूर्ख या कठपुतली शासक कौन था? जहांदार शाह था। ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ध्यान रखना 1712 ईस्वी में ये 51 वर्ष की अवस्था में जुल्फ़िकार खां की सहायता से गद्दी पर बैठा था, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद। लाल कुंवर नामक वेश्या के प्रभाव में था, जिसके बाद इसने अपनी सत्ता जो थी ये जुल्फ़िकार खां के हाथों में दे रखी थी। ठीक है, और ये नाम मात्र का शासक था जिसको लंपट मूर्ख या कठपुतली शासक के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह, इसकी हत्या बाद में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से या सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुख शेर ने कर दी थी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांदार शाह। अगला प्रश्न देखें। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का, या हम कह सकते हैं मयूर सिंहासन, मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। यह पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था और यहाँ से लूट करके नादिर शाह इसे ईरान उठा ले गया था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। और इसी वजह से शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली का लाल किला, दीवान ए आम और दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल इत्यादि चीज़ें बनवाई थी, जिसकी वजह से शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जब हम बात करते हैं मयूर सिंहासन, तो मयूर सिंहासन का जो वास्तुकार था वो बे बादल था। बे बादल के निर्देशन में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ, जिसको बाद में ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह ने आक्रमण करके और इसको मयूर सिंहासन को अपने साथ ईरान उठा ले गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। रहीम खान, जिनको अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से भी जाना जाता है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था और ये 9 रत्नों में एक थे। गुजरात विजय अभियान के दरमियान युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी। रहीम की 11 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध थीं, जिनमें मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। राजा बीरबल भी अकबर के 9 रत्नों में थे, परंतु ये कवि नहीं थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीम खान। ठीक है, अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। 17 दिसंबर 1556 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये बैरम खान के पुत्र भी थे। ठीक है,
बैरम खां अकबर के संरक्षण के रूप में जाने जाते हैं, संरक्षणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो पहला है अबुल फजल अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। तो बिल्कुल सही है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। ठीक है, और ये अकबर के वजीर भी थे। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गलत है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यही सही मेल नहीं खाता है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। राजा मान सिंह आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे और ये 14 नवंबर 1589 को आमेर की गद्दी पर बैठे थे। अकबर के 9 रत्नों में से तो एक थे। इनको अकबर ने मनसबदार और मुख्य सेनापति का पद दिया था। मान सिंह को अकबर ने फरजंद और राजा की भी उपाधि से संबोधित किया था, फरजंद और राजा की उपाधि दी थी, परंतु ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। जब हम अकबर के वित्त मंत्री की बात करते हैं तो टोडरमल जी थे। कौन थे? टोडरमल वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी या बंदोबस्त की शुरुआत की थी, टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की थी भू राजस्व में सुधार करते हुए। अब्दुल रहीम खान ए खाना एक कवि और अकबर के भरोसेमंद, उनकी देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के बाद इनको खाने खाना की उपाधि दी थी अकबर ने। मुल्ला दो प्याजा अकबर के मुख्य सलाहकार में थे और उनके मित्र थे। इनको खाने में दो प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, यही सही ढंग से मेल नहीं खाता। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब का जन्म जो हुआ था वो 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। दोहद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज़ था। 1668 से लेकर के 1707 ईस्वी तक मुग़ल साम्राज्य पर औरंगजेब ने शासन किया था और मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया। मुग़ल साम्राज्य अपने चरम पर औरंगजेब के शासनकाल में था। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया और बहादुर शाह जफ़र जो कि 1857 की क्रांति में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किए गए और उनको निर्वासित करके हडसन के द्वारा रंगून भेज दिया गया। ठीक है, तो अंतिम बादशाह हो गए थे बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र। औरंगजेब शासनकाल 1668 से लेकर के 1707, जन्म 1618 में दोहद नामक स्थान पर, माता का नाम मुमताज़ और पिता का नाम शाहजहां था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक आदिल शाह सूर के जो सेनापति थे जिनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य या जिनको हेमू के नाम से जाना जाता है, और मुग़ल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया। आरंभिक समय में ये युद्ध हेमू के पक्ष में था, लेकिन हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण वो अपना आपा खो बैठा और अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार करके उसकी हत्या करवा दी और पानीपत के द्वितीय युद्ध को जीत लिया। तो अकबर के सेनापति बैरम खां और अफगान शासक आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू के बीच लड़ा गया था ये युद्ध 1556 में। 5 नवंबर 1556 को ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मुग़ल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद नामक स्थान पर हुआ था मुमताज़ के गर्भ से। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था, सभी दुर्गुणों से मुक्त था, खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में बहुत ही संयम बरतता था और इसी वजह से औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब था जो शराब को छूता नहीं था,
ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक का नाम था शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के नाम से भी इनको जाना जाता है, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के, माफ़ कीजिएगा, आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके मुगल शासन की गद्दी पर बैठे। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के शासक मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 में भाग लिया था। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। तो 12 अगस्त 1765 में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को 65 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि के बाद शाह आलम ने इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र प्राप्त करने के बाद इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खान हुआ करते थे। वही अगर हम अकबर के जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीर साल के राजमहल में हमीदा बानो बेगम, इनको मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है, कि गर्भ से हुआ था। आरंभ में 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षण के रूप में बैरम खान को जिम्मेदारी मिली। 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के निकट कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां के द्वारा किया गया। सम्राट बनने के बाद अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वजीर या वकील नियुक्त किया और खान ए खाना की उपाधि दी। बैरम खां फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित थे। 1562 ईस्वी में हरम दल से मुक्ति प्राप्त करते हुए अकबर ने बैरम खां से मुक्ति ली और बैरम खां को हज की यात्रा पर मक्का मदीना भेजा। रास्ते में इनकी बैरम खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक थे। प्रारंभ के 3 साल अकबर का जो जीवन काल था चाचा अस्करी के यहाँ बीता और चाचा अस्करी इसके संरक्षक थे। इसके बाद में इनका जो संरक्षण था वो किसके द्वारा किया गया? बैरम खां के द्वारा। ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बैरम खां। तो ये थे आज के हमारे भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित थे। आगे के वीडियो के माध्यम से हम अनेक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आज के प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे, आपके लिए लाभकारी होंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेजें। अगले वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे 25 GK GS प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।